नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 2 दिन पहले यानी 12 जुलाई को पीएम मोदी पटना में मौजूद थे। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में वो शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन पीएम के पटना पहुंचने से कुछ घंटे पहले यानी 11 जुलाई को शाम 7:30 बजे के करीब पटना पुलिस एक मिशन में लग गई थी। पटना के करीब फुलवारी शरीफ की एक इमारत में छापा मारा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड पुलिस का एक पुराना रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है और दूसरा सिमी से जुड़ा एक शख्स है जिसका नाम है अतहर परवेज। ये सिमी का पूर्व सदस्य है। खुद को ये पीएफआई की राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई का पटना महासचिव बताता है। इन संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी फैलाने का प्लान कर रहे थे। पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी की साजिश इन लोगों ने रची थी। 12 जुलाई को पीएम का पटना दौरा था। 11 को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ वक्त से फुलवारी शरीफ में हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। दूसरे राज्यों से आए लोगों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। संदिग्ध आतंकियों के पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े होने का आरोप लग रहा है। भारत को इनके पास से वो दस्तावेज मिले हैं जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने वाला दस्तावेज जो है वो बरामद हुआ है और उसकी कॉपी बकायदा एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है। ये वो दस्तावेज है जो छापेमारी के दौरान मिले थे जिसमें बकायदा लिखा है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया 2047 इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। 10% और इसमें लिखा है जो अब मैं पढ़कर सुना रही हूं, 10% मुसलमानों के सहारे देश में इस्लामिक शासन का दावा किया गया है। इस्लामिक शासन के लिए दूसरे देशों से मदद लेने की बात कही है। टर्की का नाम सबसे अव्वल है। दस्तावेज में देश के बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी कही गई है। एफआईआर में 26 आरोपियों का नाम है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन पीएफआई अपने खिलाफ आरोपों से इनकार कर रहा है। पीएफआई की तरफ से यह सफाई दी गई है कि हमें जिन लोगों के चेहरे और नाम बताए जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े ही नहीं हैं। सुनिए। बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं पटना के अंदर पीएफआई के दोनों मेंबर्स नहीं हैं। जो 2 निर्दोष लोगों को वहां पर अरेस्ट करके पीएफआई को टारगेट करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके पीएफआई का मेंबर बताया जा रहा है। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ऑफिस को इन्होंने रेड किया, उसके ओनर को इंक्वायरी के लिए बुलाया, फिर उस ओनर को छोड़ दिया। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ा गया। उसके बाद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है एक स्टोरी बनाने के लिए। अनीस अहमद महासचिव है पीएफआई के और बहुत गौर से सुनिएगा। पहले कहा जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो पीएफआई के सदस्य नहीं है। फिर एक शब्द जोड़ दिया, खुद ही जज बन गए। कह रहे हैं निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया और निशाना बनाया गया। ये साहब कैसे जानते हैं कि वो निर्दोष है? पीएफआई सफाई तो दे रहा है लेकिन देश में पिछले लंबे वक्त से आप जानते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की ज्यादातर खबरों में इसी संस्था का नाम आया है। आरोप यह भी है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद पटना में यह साजिश रची जा रही थी। तो क्या उदयपुर अमरावती के बाद पटना का भी माहौल खराब करने का प्लान था इनका? और सवाल यह भी है कि पीएम के पटना दौरे में किस तरह की गड़बड़ी फैलाने का इरादा था। 25 साल बाद जैसा मैं ये डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रही हूं, वाकई क्या लोकतंत्र को किसी और तंत्र में तब्दील कर देने की साजिश है? और अगर है तो इसके पीछे कौन है? आज की हुंकार भरने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं लेकिन पहले प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब यहाँ स्टूडियो में आज मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कलीमुल हफीज साहब, इंतजार कर रही हूँ मैं उनका, एआईएमआईएम के अध्यक्ष है। और अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय वकील है सुप्रीम कोर्ट में और आज यहाँ पर इसलिए भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि पीआईएल दाखिल की है अश्विनी उपाध्याय ने फंडिंग को लेकर पीएफआई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी आपसे शुरुआत करूंगी और इस सवाल के साथ कि पीएफआई पर लगातार आरोप पर आरोप, दस्तावेज पर दस्तावेज, ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इनका कोई इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? इनके इलाज के तहत ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी लगातार उन पर अगर नजर नहीं होती तो उनकी किसी भी हरकत के पहले
जिस तरह से उन पर छापा मारा गया, जिस तरह से वो बेनकाब किए गए, जिस तरह से गिरफ्तारियां हैं, यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का जीवंत प्रमाण है। और निश्चित तौर पर जिस पर आप संकेत कर रही हैं, वह भी आवश्यक है कि पीएफआई का समूल नाश किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से मानव विरोधी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, बारंबार हिंसा फैलाने का प्रयास करना और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होना, ऐसे संगठनों को नेस्त नाबूद करना एक राष्ट्र के रूप में भारत सरकार का धर्म है और निश्चित तौर पर इस धर्म का निर्वाह होगा। नहीं, पर ये जो अधर्म कर रहे हैं, आप धर्म का नाम लेकर थोड़ी इस चीज से बच निकलेंगे प्रेम शुक्ला जी कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इतनी खतरनाक संस्था अपने आप को पैरोकार इंसानियत का बताती है और हिंदुस्तान को तोड़ने मरोड़ने पर लगी हुई है और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस पर आज बहस करनी जरूरी है कि इसका कच्चा चिट्ठा आ गया है सामने, अब इसको कब गर्क में लेकर जाएंगे। सिर्फ पीएम के खिलाफ आतंक का प्लान पटना नहीं था। ये अभी पुलिस की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीधे संकेत ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो दस्तावेज मिले हैं ये सीधा संकेत है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। केवल क्या गिरफ्तारियों से काम हो जाएगा? अश्विनी उपाध्याय, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी को आपने सुना कि देखिए संपूर्णता, वो जो पूर्ण विराम है वो हम लगाएंगे, लेकिन अब इंतजार करना है, वो भी तब जब ये प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मेरा ये मानना है सठे साठ्यम समाचरित, लोहा ही लोहे को काटता है। अगर सरदर्द हो 1 गोली खा लीजिए, सरदर्द ठीक हो जाएगा। बुखार हो 2 गोली खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। कैंसर का इलाज 1 गोली 2 गोली 3 गोली से नहीं, कैंसर में कम से कम 10 गोली खानी पड़ती है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, 2-4 अंग को काट के निकालना भी पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप कानून नहीं बदलोगे कुछ हो नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आज ये पकड़ा गया है, पिछले 20 साल में कम से कम 500 ऐसे पकड़े गए, किसी एक को फांसी हुई हो, किसी एक को आजीवन कारावास हो, बताइए। अरे हमारे यहाँ पकड़ लिया जाता है, 20 साल 30 साल मुकदमा चलता रहता है, इतने में 10-20 और खड़े हो जाते हैं। आप एक आदमी आज पकड़ा गया, उसको साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर फांसी दे दीजिए, कम से कम 10 और जो वो काम करने वाले होंगे करेंगे नहीं। लेकिन हमने किया नहीं, हम 1860 के इंडियन पिनल कोड लेके चल रहे हैं। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इसमें और उसमें अपराध क्या है। इस फेडरल पिनल कोड के अनुसार जिन लोगों ने कन्हैया को मारा है रूबिका जी, उनको अमेरिका में 550 साल सजा मिलती है, वो भी 2 साल के अंदर। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कमलेश तिवारी से कन्हैया तक कम से कम 100 हत्याएं हो चुकी। मुझे किसी एक को बताइए जिसको फांसी हुई हो, किसी एक को बताइए जिसको 100 साल की सजा हुई, नहीं हुई। हमने कानून ही नहीं बनाया। इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी व्यक्ति का राज नहीं है। तो जहां कानून का राज है वहां कानून अच्छा होगा तो व्यवस्था अच्छी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के, सिंगापुर के, चाइना के राष्ट्रपति से बहुत मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा प्रतिभावान हैं, उनसे ज्यादा हर मामले में आगे हैं। लेकिन जो घटनाएं भारत में हो रही हैं वो अमेरिका, सिंगापुर, चाइना में क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका कानून कठोर है, उनकी जुडिशियल सिस्टम बहुत तगड़ा है, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म किया, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया। आप ये कह रहे हैं, आप पीएफआई को बैन करने से एक कदम आगे जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एंटायर ये जो पूरा कानून व्यवस्था है उसे बदलने की जरूरत है, कानूनों को उनका बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन इसमें बड़ा वक्त लगेगा। और ये जो आपने शुरू की है मुहिम, इस मुहिम को कितना आगे ले जाना है, कब तक ले जाना होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। इस वक्त मैं पीएफआई का जिक्र कर रही हूं क्योंकि आप कहेंगे पीएफआई को बैन करें और ऐसी कई आवाजें आ जाएंगी जो कहेंगे अरे पीएफआई तो इंसानियत का काम कर रहा है। अतीकुर रहमान साहब, मैंने आपकी जुबान से कई दफा ये बात सुनी है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप उन लोगों का बचाव करने लगते हैं जो ये दस्तावेज ले लेके घूम रहे हैं कि 10% मुसलमान हमको मिल जाए तो हम 2047 तक गजवा हिंद कर देंगे, लोकतंत्र को शरिया कानून में तब्दील कर देंगे। गजवाए हिंद का ये लोग नारा लगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, और खुश मैं इस बात को लेकर हूं कि इनको 10% मुसलमान नहीं मिल रहा है। शुक्र इस बात का है। रूबिका जी, थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि पीएफआई या ये बहुत इको हो रहा है, अगर ये ठीक हो सके तो ठीक कर लीजिए। अगर मैं मान भी लूं कि पीएफआई या कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ख्वाब देख रहा है जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते और हिंदुस्तान के मुसलमान खुद इसको
पूरा करने के लिए उनको समर्थन नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलिए अगर वो ये चाहते भी हैं, और किसी ने अभी बीच में कहा गजवाए हिंद, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ लोग सर फिरे, अगर ये चाहते भी हैं कि गजवाए हिंद जैसी कोई चीज जिसका कोई इम्कान नहीं है, ये एक दूसरा टॉपिक है, मैं किसी और दिन या अभी अगर मौका मिले तो बता पाऊंगा गजवाए हिंद की हकीकत क्या है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे सरफिरे लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये प्यारे हिंदुस्तान के अंदर हम एक इस्लामिक रूल लेकर आ जाएंगे, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है रूबिका जी एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कि उनको ये पूछूं कि भाई आप इस्लामिक रूल लाना क्यों चाहते हो? क्या आपको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान की आईपीसी के साथ, हिंदुस्तान की सरकारों के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ, वीएचपी, आरएसएस के क्या प्रॉब्लम है? आपके साथ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहां पैदा हो रही है जो आप इस चीज को बदलकर आप इस्लामिक रूल लाना चाहते हो? मेरा ये कर्तव्य बनेगा उनको पूछने का। अतीकुर रहमान साहब मेरी बात सुनिए, नहीं आप मत पूछिएगा, पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। ये पीएफआई का लिंक जो बार बार आ रहा है, प्लीज मुझे ये समझाइए ना कि इसका मुखौटा कुछ और है, इसकी असलियत कुछ और है, ये कहता कुछ और है, ये करता कुछ और है। ये दस्तावेज बता रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। एक्चुअल में ये सिमी है, सिमी बैन हो गया, पीएफआई हो गया, पीएफआई बैन होगा कुछ और, एसडीपीएफआई हो जाएगा, एसडीपीएफआई बैन हो जाएगा कुछ और नाम। ये तो नाम बदल रहे हैं, सोच नहीं बदल रही है, विचारधारा नहीं बदल रही है, टारगेट वही 2047 है। तो जड़ पर कैसे किया जाए अटैक? अभी बात इस मसले पर चल निकली है कि पीएफआई को बैन कर भी दिया, तो जैसे सिमी को बैन किया था, पीएफआई बना, पीएफआई को बैन करेंगे कुछ और आ जाएगा, उसे बैन करेंगे कुछ और आ जाएगा, तो फिर जड़ को कैसे खत्म किया जाए, इस पर हम बहस कर रहे हैं। साथ में आपको मेरे कुर्सी दिखाई दे रही होगी, ये कुर्सी मैंने पीएफआई के लोगों के लिए छोड़ी है। कोई भी पीएफआई का शख्स आकर अपनी सफाई अगर देना चाहता है तो वो हुंकार शो में आए और ये बताए कि क्यों ना आपको कट्टरवादी संगठन ही कहा जाए, क्योंकि आप जिस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरीके के सपने देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे रही हूं। मुझे ये बताइए पीएफआई को आप कैसे देखते हैं? अतीकुर रहमान पीएफआई को कैसे देखते हैं? कलीमुल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब मामला 2-4 साल पहले उठा था, बता देना चाहती थी। हाँ अतीक साहब बोलिए। 2-4 साल पहले जो पीएफआई का मसला उठा था तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके कुछ उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाए थे कि भाई आप हो क्या। उनके जो डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं उसके तहत वो एक सोशल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप जो दस्तावेज की बात कर रही हैं रूपिका जी, अगर उसमें कोई ऐसी बात कही गई है कि वो हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो उनको उसका पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर वो खंडन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो उसको प्रपोज कर रहे हैं इसके बावजूद कि आप क्वेश्चन करें, तब जाके वो कटखड़े में खड़े होते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। कोई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हमारे संविधान के अलावा दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, आप जब कह रहे थे तब मैं वो दस्तावेज के अंदर जाकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि ऐसी कोई बात लिखी है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इस बात का कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, अगर हिंदुस्तान का 10% मुसलमान भी उसके पीछे आ जाए या उसके साथ खड़ा हो जाए तो PFI would subjugate the coward majority community to their needs। यानी डरपोक मेजॉरिटी कौन है? हिंदुओं की बात कर रहा है PFI कि डरपोक हिंदुओं को घुटनों के बल हम ला देंगे। आप इस बात को अतीकुर रहमान साहब समझ रहे हैं? और इस्लामिक शासन कायम कर देंगे 2047 तक, ये भी कह रहा है वो। रूपिका जी, अभी आपने कोई अनीस अहमद साहब का नाम लिया था, उनके जनरल सेक्रेटरी। हाँ। क्या उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया कि ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं? तब जाके वो गुनहगार हैं। अगर वो एंडोर्स कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं उनको फांसी पे चढ़ाइए। अरे भाई अतीकुर रहमान साहब, उन्होंने तो इन दोनों को निर्दोष बता दिया। आज तक किस आतंकवादी ने अपना गुनाह कबूल किया?
उन्होंने तो कह दिया है कि Endorse निर्दोष किया इस लोगों को document को क्या? जो है गिरफ्तार कर लिया है। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं महासचिव की बात माने, हम पीएफआई की महासचिव की बात माने, पुलिस की बात ना माने। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि ये पीएफआई हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमें तो इतने दिन से लिंक्स मिल ही रहे हैं कि भाई ये टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, दंगों में इन्वॉल्व हैं। दिल्ली दंगों में खुल के नाम आया, कानपुर दंगों में नाम आया, हाथरस में नाम आया। अब लिस्ट है। बात यह है कि 10% मुसलमान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरा मानना है कि इसका मतलब कि 10% मुसलमान इनके साथ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 10% मुसलमान नहीं है, ये हिंदू लोग भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। उसके बिना ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। हमारे देश का एक सिस्टम ऐसा हो चुका है कि ये ऐसे लोगों को शह दी जाती है। शह देने वाले में राजनीतिक दल होते हैं, एनजीओ होते हैं, इनकी प्रॉपर फंडिंग होती है, टेरर नेटवर्क होता है। तो इसलिए सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। 10% मुसलमान उनके साथ नहीं है, अगर होते तो आज तक तो कर दिया होता गजवा हिंद। आज एक सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पे कड़े से कड़ा कानून बनाकर, अब आज हमारे पास ये सिस्टम आया हो रहा है कि फेडरल कानून बनाया जाए, लेकिन अकाल आने पे आप कुआं नहीं ना खोदेंगे। ये तो एक दीर्घकालिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, सरकार को करनी पड़ेगी कि तभी देश में ये रुकेगा जाके, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये पूरे समाज और सोसाइटी के लिए खतरा है। और ऐसी सरकारें जो रेडिकलाइज को सपोर्ट करती हैं, थ्राइव करती हैं, सबसे बड़े दोषी वो लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 तरीके के लोग हैं, एक जो गर्दन काटता है, रेतता है, जैसे उदयपुर में हुआ। दूसरा जो ऐसे लोग को तैयार करता है, उनको प्रोत्साहन देता है, उनको समर्थन देता है, उनको कवर फायर देता है। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें हिंदू भी शामिल हैं, इसमें इकोसिस्टम है पूरा इनका। पूरा जो काम तो ये इकोसिस्टम ब्रेक करने की जरूरत है, और गर्दन काटने वाले तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। रूबिका जी, मैं बस एक सेकंड, 2 और मेहमान हैं, पहले मैं उनका ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। कलीमुल साहब भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और मृत्युंजय तिवारी भी। लेकिन कलीमुल साहब, इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में आरोप लगते हैं आप भी आजकल एक बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए, अभी अजय आलोक साहब ने जो बात कही तो वो बड़ी अच्छी बात कही। मैंने शायद पहली बार इतनी अच्छी बात इनके मुंह से सुनी है कि उन्होंने कहा कि इसमें सब लोग शामिल हैं और ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ये देश के लिए बहुत घातक है। इसके लिए हुकूमत को, चाहे वो मरकज़ के लेवल पे हो या सूबे के लेवल पे हो, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल या डी रेडिकलाइजेशन सेल या इंटीग्रेशन के लिए कोई मीटिंग, कुछ पहल करनी चाहिए। और इसमें धर्म के लोगों को भी और सियासी लोगों को भी शामिल करके, और वाकई ये अगर ये समस्या ऐसी बढ़ती रही तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगी। और ठीक है, अल्पसंख्यक एक मुसलमान और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। हमने अब तक देखा है कि कोई भी पकड़ा गया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, बाद में अदालत से वो बरी हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, पूरा पुलिस सिस्टम या अदालती सिस्टम, ये भी वीक है। जो उनका जो इल्ज़ाम लगता है वो अदालत में जाकर खड़ा नहीं हो पाता। इन्हीं पे ही पीएफआई पे कितनी बार बैन लगा चुकी है सरकार, लेकिन साबित नहीं कर पाई कभी। नहीं, बैन कभी नहीं लगा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में लगाया था उन्होंने, मध्य प्रदेश में लगा, नहीं पीएफआई पे भी लगाया था, झारखंड में भी, लेकिन वो सीमित है। मैं कह रही हूँ एक जो ब्लैंकेट बैन होता है उसकी तैयारी अब तक, जैसे सिमी, लेकिन हुआ क्या, जैसा अश्वनी जी कह रहे हैं। लेकिन कलीमुल साहब, मुझे बताइए पीएफआई को लेकर आपकी अपनी सोच क्या है, पार्टी की क्या सोच है? मेरी अपनी, पीएफआई कौन है? देखिए, मेरी अपनी सोच ये है, कोई भी दल जो भारत के संविधान से चलेगा वो भारतीय है। जो भारत के संविधान के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे पीएफआई हो या कोई दूसरा भी हो, नहीं, आप पीएफआई वो को क्या किसी मानते हाल हो? में भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उसके साथ नहीं है, उसके खिलाफ। आप मुझे पीएफआई को आप क्या मानते हैं? उसको जिहाद मानते हैं? देखिए, पीएफआई के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, इसलिए मैं पीएफआई के उसके बारे में आपसे कुछ नहीं कह पाऊं। पीएफआई के बारे में जानते नहीं है, ये दिल्ली में रहते हैं, बाहर कभी गए नहीं, पीएफआई अखबार पढ़ते नहीं है और ये एबीपी देखते नहीं है, न्यूज चैनल देखते नहीं है। मैंने तो बता दिया आपको, पता ही नहीं है पीएफआई का मतलब क्या होता है। मगर मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि एक आतंकवादी पकड़ा गया, कल को कहेंगे उस आतंकवादी को एक डॉक्यूमेंट मिला। अब उस डॉक्यूमेंट को आप नेशनल टीवी पे चला करके उसे उतना ऐसा समझ रहे हैं जैसे शायद उनको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उनसे पूछिए, अगर उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो उन पे तो ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। लेकिन अगर उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो फिर उसे आतंकवादी का उसका कहना मानना चाहिए। वो अराजकता के लिए ये काम कर रहे थे। रूबिका जी, मैं बार बार क्यों कहता हूं कानून घटिया है। एक बिट्टा कराटे पब्लिकली कहा मैंने 16 लोगों को काटा, आज तक उसको सजा हुई क्या? नहीं हुई। हमारे साहब बैठे हुए बगल में कलीम भाई, इनके जो नंबर 2 है, बोले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। सजा हुई क्या? नहीं हुई। अगर इनके साहब अमेरिका में बोले थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम सारे अमेरिकों को खत्म कर दूंगा, 50 साल सजा होती।
बिट्टा कराटे को अब तक फांसी हो गई होती और फांसी नहीं होती। अच्छा सर, तो मुझे ये बता सुनिए दीजिए। सुनिए नहीं, मुझे ये और बता दीजिए, धर्म संसद में जो बोला गया था उस पर कितने साल की सजा होती थी? उसमें आप भी थे। मैं बता रहा हूं, वो हरिद्वार वाली धर्म संसद में आप भी मौजूद थे, इसलिए बताइए उस पर अमेरिकन कानून में कितनी सजा होती? मैं बता रहा हूं, बताइए जरा। ये जो घटना हुई है उदयपुर में, 2 साल के अंदर यही घटना अगर अमेरिका में होती 550 साल सजा होती। बिट्टा कराटे को 1600 साल सजा मिलती है अमेरिका में। मैं बात आपकी समझ मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, मैं समझ आप घटिया सीमेंट बालू से अच्छा घर नहीं बना सकते। मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं अभी ये इसके लिए तो वक्त लगेगा ना। नहीं, एक आज थोड़ी शुरू हो सकता है। 6 महीने के अंदर मृत्युंजय जी, भारत के सभी घटिया कानूनों को 6 महीने के अंदर बदला जा सकता है। अच्छा, एक कानून आपको पता है ना, 1947 के पहले पता है ना, 6 महीने बदल सकते। ट्रिपल तलाक देख लीजिए क्या हुआ, सीए कानून देख लीजिए क्या हुआ, आर्टिकल 370 देख लीजिए क्या हुआ। इन 3 कानूनों को बदलने में सरकार को फांसीवादी से लेकर न जाने क्या क्या नाम दे दिए गए, कैसे पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है काम करने लग गया था, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मृत्युंजय जी और उसके बाद आलोक जी, मैं आपका रुख करूंगी। मृत्युंजय जी जी, फुलवारी शरीफ बोलिए। से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पीएफआई की तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई कह रही है निर्दोष है, मासूमों को पकड़ लिया। नहीं, देखिए, आतंकी होते हैं, उसको कोई फुलवारी शरीफ से पकड़े जाए चाहे कहीं से पकड़े जाए, उसको कोई शरीफ नहीं कहेगा। जहाँ तक बात है कि अभी डिबेट हो रहा है कि 2047 तक वो इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे हिंदुस्तान को, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है जो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना देगा। जहाँ तक बात है आतंकी का, आतंकी पकड़े गए, पुलिस ने अभी कहा है कि इसका जांच हो रहा है। और जिस एंगल से आप लोग दिखा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के उससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, लेकिन एडीजी मुख्यालय ने, बिहार के गंगवार साहब ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने खारिज किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूरी जांच चल रही है। जो कागजात मिले हैं, जो भी वहां मिले हैं सामान, उस आधार पर जांच चल रही है। तो हम समझते हैं जांच जब पूरी हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए सरकार को किसने रोका है? यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो दम्भ भरते हैं। आखिर कैसे यहाँ, चाहे सिमी हो, आई हो, चाहे जो भी हो, सारे लोग आखिर यहाँ कैसे ठिकाना बना रहे हैं? तो आखिर ये सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर है। सरकार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए जितनी बात करती है, वो सारा कहाँ है खुफिया तंत्र? क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर पाती है? लेकिन अगर कोई धर्म विशेष के लोगों को पकड़ 11 तारीख को सीधे आतंकी बता करके जी शिकंजा कसा गया था। ये जो पटना के 2 संदिग्ध हैं, मैं एक और बड़ी खबर बता दूं, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों की तरफ से पीएफआई और आरएसएस की तुलना करने पर बीजेपी ने ऐतराज जता दिया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, उन्होंने पटना के एसएसपी को हटाने की मांग की है। उनके मुताबिक पटना पुलिस अपनी इंटेलिजेंस नाकामी को छिपाने के लिए आरएसएस की शाखा की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से कर रही है। अच्छा, मामला जो है ये अब आगे बढ़ चुका है। कहा वो जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो जैसे आरएसएस में दी जाती है वैसे पीएफआई में दी जा रही थी। अब बीजेपी के फैशन में बोली जाए। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है पटना का एसएसपी का, जो पीएफआई का तुलना आरएसएस जैसे स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रभक्त संस्था से की। ये अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको सिखाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को पटना का एसएसपी बनने का जरूरत नहीं है।
मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे एसएसपी को पटना की एसएसपी से हटाया जाए और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को रोका जाए। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना अभी जो एमएस ढिल्लों की तरफ से कहा जा रहा था, जैसे आरएसएस में शाखा लगाई जाती है वैसे ही पीएफआई की तरफ से सेल्फ डिफेंस वाली शाखाएं लगाई जाती थी। वहां पर हथियार चलाना सिखाया जाता था, लाठी चलाना सिखाई जा रही थी। ये अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी है ढिल्लों जी की। इस तरह की टिप्पणियां करने के पहले को 10 बार सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित स्वयंसेवकों का संगठन तैयार करती है, यहाँ तो जो है हिंसा, आतंकवाद, अलगाववाद को पोषित करने का प्रयास हो रहा था। तो आप जो है दिन की तुलना रात से नहीं कर सकते हैं, देवता की तुलना दैत्य से नहीं कर सकते हैं। दैत्य कर्म करने पर आमादा लोगों को तो आप सरकार में हैं, तो आप सरकार में क्या कर रहे हैं शुक्ला जी? और मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए। पूछ रहे हैं मृत्युंजय जी आपसे कुछ। अगर नहीं हटाएंगे तो आप सरकार का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार जी का? आपको जल्दीबाजी होगी सरकार गिराने बताइए। लेकिन हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी विवेकपूर्ण फैसला नहीं, लेते हैं। सत्ता की मलाई साथ खाएंगे और बार बार आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं। पालने का दुष्कर्म नहीं कर रहे ना वो। नहीं, आप तो बताइए ना, आप तो सीनियर एसपी के बयान पर आप आपत्ति जता रहे हैं ना। तो आप सत्ता में बैठे हैं और आतंकी फुलवारी शरीफ में आतंकी का ट्रेनिंग तो पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और आप सत्ता में, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अगर आप नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप सत्ता से हट जाइए, नीतीश कुमार जी का साथ छोड़िए ना। आप बकवास कर रहे हैं, बकवासों का कोई उत्तर नहीं होता। आप बकवास कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, आप खुद सरकार में हैं। तो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं मृत्युंजय जी। हम सरकार में नहीं होते तो लालू जी तो पकड़े जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। आप सरकार में शामिल हैं और आतंकी घटना हो रहे हैं हर जगह, जहां जहां बीजेपी है वहां हो रही है। बीजेपी क्या कर रही है? होश में बहस कर रहे हैं ना। पकड़े गए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप नशे में कर रहे हैं बस। अच्छा एक सेकंड मैंने आप दोनों को होश में ले आती हूं। पूरी तरह से आप दोनों को होश में ले आती हूं। एक सेकंड, आप सत्ता की मलाई खाइएगा और बात कीजिएगा लॉ एंड ऑर्डर पर। रुक जाइए भाई, लेकिन ढिल्लों जो कह रहे हैं वो किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए भाई। सवाल आपने पूछा, जवाब आया है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कलीमुल साहब। देखिए, एक बात हम लोग सबको ही जानते हैं कि आरएसएस आज से नहीं, इस देश की आज़ादी के पहले से देश के निर्माण में ही लगा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं तो नेहरू जी जो विपक्ष में होते थे, जिनकी विचारधारा अलग थी, आरएसएस को बुला के गणतंत्र परेड नहीं करवाते, सम्मानित नहीं करते। लेकिन उसे कॉन्ट्ररी में पटना एसपी ने कहा है कि उसी तरह का शारीरिक परीक्षण दे रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है पीएफआई जो भारत को पाकिस्तान की तरह इस्लामिस्तान बनाना चाहता है। ये एनालॉजी जो है, ये कंपेयर पटना सीनियर एसपी को नहीं करनी चाहिए। मे भी उनका इंटेंशन ऐसा ना हो। की आप बात कर रहे थे, वो जो सोच की आप बात कर रहे थे, आरएसएस की तुलना आप पीएफआई से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब आप मुझे ये बताइए, कौन से कलीमुल साहब, आप मुझे ये बताइए, एक कोई ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए जहां आरएसएस का लिंक आया हो किसी आतंकवादी घटना, किसी हिंसा से, किसी भी तरह के दंगे से। आप मुझे बता दीजिए। पहला लिंक आया इनका नाथुराम गोडसे से, इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो गोडसे को फिर आया इनका दूसरा लिंक आया इनका, नहीं इनके तो लिंक ही लिंक है। इन्हें तो उस वक्त के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस संस्था को बैन किया था और इसीलिए बैन किया था कि ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं। और फिर क्या किया? इसलिए वो बैन जारी रहा, फिर बैन हटा लिया गया। नहीं, इन्होंने तो नाथुराम गोडसे से भी, अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के और लोगों का भी हाथ उसमें शामिल आया। बैन हटाया किसने? जिस शख्स का आपने नाम लिया, मैं ये सवाल पूछ रही हूं, बैन हटाया किसने? मैं पहले ये सवाल पूछ लूं, एबीपी न्यूज के सवाल है, आरएसएस और पीएफआई की तुलना क्या सही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पटना के एसएसपी का बयान राजनीतिक है?
क्योंकि ये कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये भी बड़ा सवाल बनता है। क्या नीतीश कुमार पटना के एसएसपी का बचाव करेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब ये मांग होने लगी है कि हटा दिया जाए। क्या नीतीश कुमार पटना के एसएसपी पर कोई एक्शन लेंगे? नीतीश कुमार के मातहत आने वाली बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी एसएसपी ढिल्लो ये बात ये कह रहे हैं कि जैसे आरएसएस की शाखा में ट्रेनिंग होती थी वैसे पीएफआई की ट्रेनिंग, क्या आरएसएस की शाखा और पीएफआई की ट्रेनिंग एक जैसी है? ये कुछ एबीपी न्यूज के सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। अश्विनी उपाध्याय, आरएसएस की तुलना पीएफआई से। सर मैं देखिए, मुझे लगता है कलीमुल साहब को एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। 30 सेकंड का टाइमर चला रही हूं। कलीमुल साहब देखिए, जिस तरीके से आजादी से पहले आरएसएस ने पूरे देश में संप्रदायीकरण करके एक नफरत का माहौल बनाया था, उससे भी ज्यादा खतरनाक आज आरएसएस ने नफरत का माहौल इस देश में बनाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम डिवीजन किया हुआ है। मैं इस तुलना से तो के फेवर में तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने उनके मुंह से जो निकला है के फेवर में नहीं है, वो सही निकला। पक्का के, अच्छा तुलना के फेवर में नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनकी आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवादी घटना हुई है, उस वक्त में उसको बोल रहे हैं, इसलिए वो तुलना इस पर ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग आरएसएस देती है और उसके थ्रू जो समाज में अराजकता फैलती है, इसके सबूत हमारे पास है। कलीमुल साहब, ट्रेनिंग देती है आरएसएस जी, और कन्हैया लाल का गला काटता है कोई ऐसा शख्स जिसका लिंकेज कहीं ना कहीं पीएफआई से आ रहा है, बीजेपी से है, ये गजब की ट्रेनिंग है। वो दो काटने वाले लोग दोनों जगह, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैडम, दोनों जगह के लोग बीजेपी से कनेक्टेड हैं। रूबिका जी, उनका आपकी जो रिलेशन बहस है बहुत गंभीरता के साथ लोग सुनते हैं। मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। मैं आपके मूल मुद्दे पे आता हूँ। वो क्यों कह रहा है कि 2047 तक हम यहाँ पे गजवा हिंद करेंगे? वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है, पर्शिया को ईरान बनने में 100 साल लगा था, गंधार को कंधार बनने में लगभग 100 साल लगा था, तक्षशिला को रावलपिंडी में बनने में लगभग 100 साल लगा था, कुंभा को काबुल बनने में लगभग 100 साल लगा था, कैकेय जहां से रानी कैकेयी आई थी, जो भारत का ननिहाल है, उसको पेशावर बनने में लगभग 100 साल लगा था। दुनिया के 55 से 60 देश जिनका नाम पहले था, आज उनका नाम नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है। अब वहां सबका साथ सबका विकास नहीं चलता, सर्वधर्म संभाव नहीं चलता, वसुधैव कुटुंबकम नहीं चलता, नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वहां एको हम द्वितीयो नास्ति। तो चूंकि 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, इसलिए अगला टारगेट 100 साल, इनका जहां भी टारगेट होता है 100 साल का ही होता है कि 100 साल में 1947 से 2047 तक। लेकिन मामला तो अब यहां पर आ गया है ना कि जब जहन में ये आप तुलना करने लग जाते हैं कि जैसी ट्रेनिंग आरएसएस में दी जाती थी वैसी ट्रेनिंग पीएफआई में दी जा रही है, ये तुलना कहां तक जायज है? ये मेरा अहम अब सवाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, पटना में ये जो 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनका जब कनेक्शन पीएफआई से आया और बयान लेने की कोशिश हुई पटना के एसएसपी से, तो एमएस ढिल्लों की तरफ से ये कहा गया पीएफआई और आरएसएस की तुलना करते हुए कि पीएफआई उस इलाके में बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग दिया करती थी जैसे आरएसएस की शाखा में ट्रेनिंग होती है, और वहां से ये अपना प्रोपेगेंडा आगे फैला रहे थे। अब इस पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने पटना के एसएसपी को हटाने की मांग कर डाली है। बीजेपी के मुताबिक पटना पुलिस अपनी इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए ये तुलना कर रही है। क्या कहा गया पटना बीजेपी की तरफ से, सुनिए आप। माफ कीजिएगा, पहले आप एसएसपी का बयान सुनिए। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो ये बयान अब कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये कह रहे हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी पीएफआई की तरफ से, और फिर आरएसएस का भी जिक्र कर रहे हैं। कलीमुल साहब, बीजेपी ये कह रही है कि इस पर किसी तरह का एक्शन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। नहीं, देखिए, एसएसपी ने एक जो बात कही है वो कोई गलत नहीं कही है। आरएसएस में शाखा लगती है, लाठी से ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है, और इसी तरीके से जो आज देश के जो हालात हैं
जिसमें माइनॉरिटी Self के खिलाफ defense ऐलान नफरत जंग का किया part हुआ होता है। है। जी हाँ, सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्या है? सरकार में संविधान है, हाँ, सब सब में करते तो फौज ना। है, पुलिस है, वो है डिफेंस के लिए। अगर आप नागरिक को इस तरह से तैयार करेंगे हाँ। कि वो बाकायदा उसके दिमाग को भी इस तरह से तैयार करेंगे कि वो समाज में विभाजन करे, अराजकता फैलाए, तो उस पर ये इस तरह के सवाल उठेंगे। और अगर एसएसपी नहीं, ने पर कहा कैसे इसको गलत क्या अराजकता? कहा? ये टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया 2047, ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास है जो आप बता सके कि आरएसएस फैला रहा है? जी देखिए, आरएसएस के पास तो ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं कि आपने शाखा में बड़ी ट्रेनिंग ले रखी नहीं, है। शाखा तो मैं गया नहीं, लेकिन आरएसएस समर्थित स्कूल में पढ़ा हूं मैं। अच्छा, तो मैं इसलिए आरएसएस क्या की पढ़ाया वहाँ पे? मैंने पूरी स्कूलिंग हुई है मेरी। क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर? मैंने 12th तक पढ़ा, मैं उनका काम जानता हूँ। क्या पढ़ाते कि हो? वो लोग कौन से स्कूल से पढ़े आप बताओ, जरा नाम बताओ। मैं पढ़ा हूँ प्रमोद इंटर कॉलेज सहसवान बदायूं से पढ़ा। आरएसएस का स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर होता है, प्रमोद, रमोद और ये बाकी नाम नहीं होता। चलिए साहब, अब आप सुन लीजिए, आगे की बात सुन लीजिए, वो क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। जो आज जो पूरा तो इतिहास आप बदला संघी गया क्यों है नहीं हिंदुस्तान बने? का। आप संघी क्यों नहीं बने? नहीं, मैं क्यों संघी बनूंगा? मैं तो आप वहाँ कह रहे हैं शिक्षा कि लेने वो गया था, पढ़ाते शिक्षा हैं। लेकर आ हाँ, गया। तो शिक्षा देते हैं तो पढ़ाते होंगे। हाँ, उसको बिल्कुल, दिमाग वो को तो convert करते आपने होंगे किसी ना। आपने किसी गला क्यों नहीं काट दिया, ये बताओ, सीधे सीधे बताओ। जिस बोर्ड से वो स्कूल एफिलिएटेड है, उस बोर्ड की भी शिक्षा उसमें दी जाती है, अजय आलोक लेकिन जी साथ RSS के से पढ़े हैं। साथ जो आरएसएस का अपना कुछ बोर्ड भी- ऑपरेंडी है वो है, वो सबको पता है। कुछ भी बोल और दो। एसएसपी साहब भी कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे कुछ भी बोल दो, हद हो अजय आलोक गई। जी। ये हिंदुस्तान है और बहुतायत में यहाँ हिंदू है, और तब भी हम लोग सबकी बात सुनते हैं, और ठीक लिखा है उस कागज में कि इन कमजोर हिंदुओं को घुटने पे ला देंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं आरएसएस नफरत फैलाती है, कमजोर ये नहीं, करती है, हम लोगों को सुन- डरपोक शब्द यूज किया। डरपोक। Cowards। Coward। आज भी ये बोल रहे हैं एआईएमएम के लोग, जो खुलेआम समाज में नफरत फैलाते हैं, चाहे इनके नेता हो, चाहे इनके नेता के छोटे भाई हों। आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो ये इनको आज़ादी है बोलने की, और हमें आज़ादी है इनकी सुनने की। हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना। सो जाओ हिंदू, सो जाओ, बोलते रहेंगे ऐसे लोग। आरएसएस के बारे में इस तरह से सोचना भी घृणास्पद है। मैं यही कहूँगा। रूबिका जी, ये देश बचा हुआ है, ये देश की एकता अखंडता मजबूत है, वो आरएसएस की वजह से है। नहीं तो ऐसे संगठन, ये जिसके समर्थक हैं पीएफआई के, जिस पीएफआई को पीछे से ये बैकिंग कर रहे हैं, ऐसे संगठन अब तक देश को तोड़ चुके होते। कलीमुल साहब, बैकिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, यही आरएसएस का काम है। ये दोनों आप हजरात जो है ना, ये PFI को दोनों- जिहादी दोनों संगठन मानते हो बीजेपी कि के नहीं है। मानते हो? सीधे बोलो। ये सरकार के हाँ नहीं या है, ना? लेकिन आरएसएस के ये घटक दल हैं। आप एक PFI नफरत को फैलाने के जिहादी लिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? एक आंदोलन अरे करने के हमें लिए, छोड़ो। एक राजनीति के लिए, हमने एक 125 धर्म के PIL लिए, किया हुआ है। एक धर्म हमने सब 125 कराता है। PIL ये किया। आरएसएस का जो पूरा हमने बहन बेटियों को है, 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। अलग मैं अलग बहन घटक दल बेटियों बना को रखे हलाला हैं। से आप मुक्ति इन्हीं दोनों दिलाऊंगा। से पूछिए, मैं दोनों बहन बीजेपी बेटियों को के नहीं बहुविवाह से होंगे, मुक्ति RSS के दिलाऊंगा। होंगे, इनसे मैं पूछ लीजिए। बहन लेकिन बेटियों उनकी वकालत को जरूर बाल विवाह करेंगे। से मुक्ति तो दिलाऊंगा। ये जो हमसे मत बात विचारधारा करिए। में कि मैंने जो मुस्लिम देश बहन बेटियों के लिए में जितना काम किया, उसका आप असमानता करने लाए, को मुझे करना नहीं इन पड़ता। भारतवासियों में इन्होंने आपने विभाजन अगर लाए, समता इसलिए समानता ये के लिए लोग काम टारगेट किया होता अच्छा, तो मुझे कुछ करना विभाजन नहीं कैसे पड़ता। हुआ? मेन स्ट्रीम में मुस्लिम महिलाओं को लाना विभाजन होता है। नहीं, कौन कश्मीर को हिंदुस्तान का कानूनी रूप से अभिन्न अंग बना देना भी विभाजन होता है। और अश्विनी उपाध्याय, आपकी लाठी कहाँ है? आपको तो भाई, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, आप पर आरोप लग रूबिका रहे जी, हैं। मैंने आपकी आपको लाठी कहा, कहाँ है, वो जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है? मुस्लिम बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार देने, उनको समान अधिकार, उनको विरासत का समान अधिकार, उनको वसीयत का समान अधिकार, उनको प्रॉपर्टी का समान अधिकार, उनकी शादी की उम्र समान कराने, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। कायदे से कलीमुल हक को लड़ना चाहिए था। मुस्लिम बहन बेटियां आगे आए, इनकी भी जिम्मेदारी थी, केवल मेरी नहीं थी। लेकिन ये नहीं लड़ रहे, ये पर्सनल लॉ चलते हैं, ये भारत में 2047 में शरिया चाहते हैं। मैं चाहता हूं इस देश में समता, समानता, समरसता रहे, कुटुंबकम रहे, सर्वधर्म संभाव रहे, और नारी तू नारायणी का भाव हमेशा बना रहे। प्रेम शुक्ला जी, आपने अजय आलोक को सुना, कलीमुल साहब को सुना, अश्विनी उपाध्याय को भी आपने सुन लिया है। ये जो बातें आ रही हैं, ये अब इस मसले पर आ गई है कि हम किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। आरएसएस का नाम लेकर पीएफआई को सही साबित करना, ये सबसे खतरनाक सोच है। देखिए, अभी आपने जो है कलीमुल साहब से पूछा पीएफआई जानते हैं, तो मैं पीएफआई को नहीं जानता हूँ। आपने पूछा आप आरएसएस को जानते हैं, तो ये कभी शाखा में नहीं गए हैं, कभी आरएसएस के बारे में सुना नहीं है, झूठ मूठ का बता दिया कि उसके विद्यालय में भी पढ़ा, झूठा नाम भी बता दिया। तो ये इकोसिस्टम है। कांग्रेस में ये इकोसिस्टम मिल जाएगा, आरजेडी में इकोसिस्टम मिल जाएगा, इसी तरह का समाजवादी पार्टी से इकोसिस्टम मिल जाएगा। साहब ने बहुत तो स्मार्टली एक कहा, बड़ा उन्होंने इकोसिस्टम- कहा आरएसएस एफिलिएटेड एक स्कूल में पढ़े हैं, आरएसएस वाले स्कूल में नहीं पढ़े। मतलब RSS फैक्चुअली करेक्ट समर्थित है, क्या होता है जी? समर्थित।
आरएसएस का एक विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है विद्या भारती नामक संगठन चलाता है, वो सीधे स्कूलों का संचालन करता है। ये झूठ बोलने पर आमादा है। पीएफआई अच्छा, आप चेक कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी, हमने तो नाम भी बता दिया आपको, छाती पीटते हुए शुरू, हम एड्रेस भी बता रहे हैं। छाती पीट नहीं, आप गलत बता रहे हैं, हम जान रहे हैं। आपको बिना जाने आपको गलत पर लग गया हो, आप उसकी जानकारी ले लीजिए तब बोलिएगा। आप तो एक वरिष्ठ, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, आप तो कम से कम ऐसी बात मत बोलिए। नहीं, पीएफआई के बारे में आपको कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं क्यों गलत बयानी करूं? मैं जिसको जानता हूं उसको मैंने बताया। नहीं, बिल्कुल पीएफआई के बारे में आप क्यों जानेंगे भाई? मैं क्यों जानूंगा? मेरा कोई वास्ता नहीं है। संगठन, आतंकी अलगाववादी संगठन के विरुद्ध बोलेंगे, आपको अपना समाज जो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। नहीं आई, ऐसा टारगेट करने लगेंगे। हमारा समाज किसी आतंकवादी संगठन के समर्थन में नहीं रहता है। अगर वो आतंकवादी संगठन है तो हमारे मुसलमान उसे रिजेक्ट करेगा। अगर मगर क्या है? पीएफआई के बारे में इतना तो रूबिका जी नहीं बता दिया, फिर अगर मगर क्यों लग रहा है आपको? क्यों फिर सरकार बैन नहीं कर रही है? पकड़ा गया, फिर अगर आतंकवादी संगठन है वो, तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। समाचारों की बात पर भरोसा नहीं, पुलिस की बात पर भरोसा नहीं, किसकी बात पे भरोसा है? हमें तो आपकी बात का भी भरोसा है, आपको भरोसा नहीं है लोगों पे। हम तो कह रहे हैं पुलिस ने जो पकड़ा वो आतंकवादी है, उसके खिलाफ वही काम होना चाहिए जो उसकी सजा है। रूबिका जी, लेकिन अगर आप शांति सुनने कहीं, मैं तुमको सुन रहा था, मैं इनको शांति से सुन रहा था, ये व्यग्र हो रहे हैं। नहीं प्रेम शुक्ला जी, व्यग्र हो रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, वो इसलिए क्योंकि आपने दुखती रग पर हाथ रखा है। उनको पीएफआई के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन उनको आरएसएस पर उन्होंने पीएचडी की है। एआईएमआईएम में आप तभी एंटर कर सकते हैं जब आरएसएस पर पीएचडी होती है। कलीमुल बिना पढ़े पीएचडी की। अच्छा बताइए फिर आरएसएस को क्यों बैन किया गया? क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बैन किया था, यही बता दीजिए राष्ट्रीय चैनल पे। आपसे अगला सवाल रूबिका जी ने पूछा, उसका बैन हटा क्यों? जानकारी हटाइए, आप लगा क्यों, इससे बताइए आप। हटा क्यों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में उस आरएसएस की संलिप्तता पाई गई नहीं पाई गई, ये बताइए। अरे वो आरएसएस, नाथुराम गोडसे जो पहले आतंकवादी देश के, उनका रिलेशन आरएसएस से बताइए। आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं महात्मा गांधी, आपको ये बिल्कुल पता है कि गए नहीं? वर्धा में महात्मा गांधी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। हमारे राष्ट्रपति प्रणब राष्ट्रपति मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में गए, तो क्या नहीं तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं? आरएसएस और पीएफआई की तुलना नहीं हो सकती। तुलना कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि आरएसएस भी, आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। आप इन दो की तुलना करके पीएफआई को पंख दे रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। हिंदुस्तान को बचाना है तो जो एक कट्टरपंथी संगठन है उसको कहिए कट्टरपंथी है। पीएफआई वो करते हुए दिख रहा है। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।